नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं यूपी की ललकार, जिसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर मची सियासी गहमागहमी की। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बसपा पहली बार मायावती के नेतृत्व में सभी 10 सीटों पर जो है पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में जिलों के पदाधिकारियों की बैठक में फैसला किया कि चुनाव लड़े जाएंगे। पार्टी ने 3 सीटों पर प्रत्याशी भी तय कर दिए। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कटहरी से और उसी के साथ फूलपुर से और उसी के साथ मझुआ से कुछ नामों को लेकर चर्चा चल रही है। और उसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि जो टिकट दी जाएगी उसमें तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन इस बीच अब सवाल ये है कि उपचुनाव के रण में उतरा माया का हाथी किसकी मुश्किलें बढ़ाने का काम करेगा, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। ये तेल आपको ऑर्डर करवाना हो ड्रीम हब पे ऑर्डर करवाइए, और कहीं पे भी आपको ये तेल नहीं मिलता है। नमस्ते, आदिवासी जीवा संजीवनी हर्बल हेयर ऑयल से हम बात कर रहे हैं। ये जो तेल है खास बालों के लिए बनाया हुआ 118 जड़ी बूटी से बनाया हुआ तेल है। ये तेल लगाने से क्या बेनिफिट है? झड़ने टूटने वाला बाल रुकावट करता है, बाल रीग्रोथ करता है। जो भी परेशानी बालों में है, रूसी, खरवा, डैंड्रफ जो भी हो पूरा हटाता है, अच्छे से बाल बढ़ता है। ये जो तेल है छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुद इस्तेमाल करने वाला तेल है। ऐसे ही घना लंबा मजबूत से बढ़ता है बाल। और जेंट्स के लिए जो छोटे उम्र में बाल पूरा झड़ के पतलापन हो जाते हैं, और दाढ़ी मूंछ के लिए 1 बोतल 3 महीने इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी है। नए से बाल रिग्रोथ करता है। लेडीज़ के लिए ऐसा वाला 2 बोतल 6 महीने इस्तेमाल कीजिए, ऐसे ही घना मजबूत से शाइनिंग से बाल बढ़ता है। अगर ये तेल आपको मंगवाना चाहते हो, जो स्क्रीन के नीचे दिया हुआ लिंक पर क्लिक कीजिए और ऑर्डर कीजिए। माया का मंथन, किसकी बढ़ी टेंशन, साथी बिना मैदान में नीला हाथी। उपचुनाव का रण, जनता किसके संग। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जहां इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर ली है, तो वहीं इस उपचुनाव को सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। इसीलिए बीजेपी इन सभी 10 सीटों पर जीतकर इंडिया गठबंधन को बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। हालांकि अब उपचुनाव का रण त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि बिना साथी मैदान में हाथी उतारने की मायावती ने तैयारी कर ली है। आमतौर पर बसपा उपचुनाव से दूर रहती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने के बाद बसपा प्रमुख की कोशिश है कि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। इसीलिए बसपा मैदान में उतर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिलों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और इसमें उपचुनाव को लेकर रणनीति तय की, साथ ही जोनवार फीडबैक भी लिया। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग। तो अभी नहीं ये संविधान की बात करे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों हैं? अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है, ना ये संविधान को बचाने वाले हैं, ना आरक्षण को बचाने वाले हैं। यूपी में किन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, आइए नजर डालते हैं। कचहरी विधानसभा सीट, करहल विधानसभा सीट, मिल्कीपुर विधानसभा सीट, मीरापुर विधानसभा सीट, गाजियाबाद विधानसभा सीट, मंझावा विधानसभा सीट, खैर विधानसभा सीट, फूलपुर विधानसभा सीट, कुंदरकी विधानसभा सीट, सीसामऊ विधानसभा सीट।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से कम सीटें मिलने पर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। बीजेपी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पूरा जोर लगा रही है। खुद योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की कमान संभाल रखी है। कहने के लिए तो योगी के कंधे पर 2 सीटों की जिम्मेदारी है, लेकिन सूबे के मुखिया की नजर 10 की 10 सीटों पर है। हालांकि योगी का सबसे ज्यादा फोकस अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर है, इसीलिए वो एक हफ्ते में 2 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। योगी का संदेश साफ है कि वो मिल्कीपुर सीट को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते। कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है। बीजेपी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति के सेमीफाइनल में सहयोगियों की बजाय अपने दम पर उतर सकती है। माना जा रहा है कि सिर्फ मीरापुर सीट पर आरएलडी को मौका मिल सकता है, जबकि बाकी 9 सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। मिल्कीपुर सीट योगी ने चुनौती के तौर पर ली। अयोध्या में योगी ने संगठन की नब्ज टटोली। समीकरण में फिट बैठने वाले कैंडिडेट पर नजर। सपा ने अयोध्या सीट जीतकर बड़े स्तर पर प्रचार किया। जय अखिलेश की जगह जय अवधेश के नारे लगने लगे। उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उपचुनाव में सीएम योगी खुद ही हर मोर्चे पर लीड कर रही हैं। वो 10 सीटों पर कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। सीएम योगी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स की काट को ढूंढ ही रही है। साथ ही ग्राउंड जीरो पर भी खुद उतर गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत रंग लाएगी या फिर सपा की पीडीए पॉलिटिक्स फिर चल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से मायावती ने बड़ा ऐलान किया है, उसके बाद से सियासी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। डॉक्टर परमवीर सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, शिव सिंह भारती प्रवक्ता बीजेपी हैं, और हमारे संवाददाता लखनऊ से मनीष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी से बातचीत करेंगे और सबसे पहले बीजेपी के पास आना चाहूंगी। वो इसलिए क्योंकि अब उपचुनाव की तैयारियां बीजेपी फुल जोर से कर रही है और इसे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए साख का सवाल भी माना जा रहा है। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी शिव सिंह भारती जी, सबसे पहले आप बताएं, अब मायावती का हाथी मैदान में आ गया है, किसको रोकने की तैयारी लगती है और किसको इसका फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बड़े ऐलान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव में पहली बार उन्होंने लड़ने की घोषणा जरूर की है जी, लेकिन इन्होंने लोकसभा का चुनाव किस गंभीरता से लड़ा हम सभी जानते हैं। लोकसभा का चुनाव भी बड़ा चुनाव था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पूरे चुनाव वॉक ओवर दे दिया और चुनाव से बैकफुट पे आ गए, बीच चुनाव में इन्होंने जिस तरह से अपनी राजनीति की गंभीरता दिखाते हुए आकाश आनंद को बीच में ही राष्ट्रीय संयोजक से हटाकर और चुनाव को बिल्कुल फ्री होल्ड कर दिया, तो राजनीतिक समझ इनकी किस प्रकार की है वह हम सभी जानते हैं। इसी तरह से उपचुनाव का जो उन्होंने ऐलान किया है, मुझे लगता है कि इसका बहुत कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मायावती जी अपना जो जमीनी आधार है वो पूरी तरह से खो चुकी है
वह उनको पहले उनका जो निचले स्तर पे जो भी संगठन था जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी जानी जाती थी, वह निश्चित रूप से अकेला अपने आप को महसूस कर रहा है। इतने कम समय में अपने संगठन को खड़ा करना भी बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए होगी। और जो भी उनका वोट बैंक था, आप निश्चित रूप से मानिए समाजवादी पार्टी जिस तरह से भ्रम फैलाकर और 37 सीटें शिव उस सिंह भारती जी लोकसभा में के उनके हासिल लिए करी। चुनौती होगी, ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे, लेकिन क्या आपके लिए चुनौती नहीं होगी? आपको नहीं लगता कि उनके मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो थोड़ा इधर से उधर खिसक सकता है? इसका डर आपको नहीं सताता? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से मैं पूरी बात अपनी करूं। जी। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भ्रम फैलाकर सीटें अर्जित कर ली, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा जो रुख था वह दलित समाज से हटाकर और जो उनका काम रहता था उस पर उन्होंने अपने आप को लगा दिया। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि यह चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो निर्णय लिया है वह खुद की पहले चिंता कर ले, भाजपा का इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भाजपा देख लेना 10 के 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और जो भ्रम समाजवादी पार्टी ने या विपक्ष ने फैलाया था उसको करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में देगी। बिल्कुल, अब देखिए असर पड़ता है या नहीं ये तो चुनाव के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन देखिए चुनौती जरूर रहती है जब कोई दल पहली बार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में आ रहा हो। और उपचुनाव में देखिए पहली बार मायावती के नेतृत्व में ये बड़ा फैसला लिया गया है, तो ये चुनौतीपूर्ण तो जरूर होगा हर दल के लिए। चलिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। परमवीर सिंह जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तस्वीर, क्योंकि इस बार जो एंट्री हुई है, मायावती का जो ऐलान हुआ है, उसके बाद सियासी हलचल बढ़ गई है और बढ़ गई है, जिसमें चुनौती बीजेपी के लिए तो होगी ही, लेकिन शायद सपा के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि सपा पीडीए के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। उसको कहीं डेंट तो नहीं पड़ने वाला? आ रहा हूं लेकर फैमिली ट्रीट, थोड़ी नमकीन थोड़ी स्वीट। यूपी की पॉलिटिक्स के अंदर हो या मायावती जी की पॉलिटिक्स पूरे पैन इंडिया पर देखी जाए, एज अ सोशल इंजीनियरिंग के तौर पे देखी जाए और एक दलित चिंतक, मैं नेता नहीं कहूंगा, दलित चिंतक के रूप में देखी जाए तो वो सर्वमान्य नेता मानी जाती हैं। जब भी अभी देखिए तमिलनाडु में अभी घटना हुई थी जब एक बीएसपी के प्रमुख की हत्या हो गई थी वहां पर, तो मायावती जी वहां तमिलनाडु में गई थी जहां की वो भाषा भी नहीं जानती है, लेकिन उनके लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी वहां पर। तो मायावती जी को ये कह देना कि उनकी राजनीतिक समझ बहुत छोटी है, सोच बहुत छोटी है, ऐसा नहीं है। ये एक फेज आता होता है हर पॉलिटिकल पार्टी में। यहाँ पर बात गौर करने की बात होगी, मायावती जी का 2024 के इलेक्शंस में 9.39% यानी कि 9.40% वोट शेयर रहा है। अभी देखिए ये एक कटु सत्य है कि चाहे समाजवादी पार्टी रही हो चाहे मायावती जी की पार्टी रही हो, इन्होंने पहले जिस जाति के ये लोग नेता थे उस जाति को साध कर फिर और लोगों को साथ जोड़कर सोशल इंजीनियरिंग करके राजनीति शुरू की थी। यूपी के अंदर जाटव वोट बैंक जो मायावती जी की अपनी बिरादरी है वो 10% लगभग है, मायावती जी को मिलता है 9.40% वोट। तो अभी ये मान के चलिए कि वो वोट बैंक कहीं नहीं हिला है, वो वहीं का वहीं इंटैक्ट है। सोशल इंजीनियरिंग मायावती जी करती हैं तो और लोग साथ में जुड़ेंगे, जो जिस वजह से वो 3 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, तो कम आंकड़ा उनको बहुत गलत होगा। दूसरी बात, इस बार की जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें 16 सीट्स पर, लोकसभा की सीट की बात कर रहा हूँ, तो 16 लोकसभा सीट्स को अगर हम देखेंगे तो लगभग ये 50 से ऊपर विधानसभा सीट्स बन जाएंगी उनके अंदर। वहां पर विनिंग मार्जिन से ज्यादा मायावती जी ने वोट लिया है, तो यानी कि वो गेम से आउट बिल्कुल भी नहीं है। जो पीडीए का नारा अखिलेश जी ने दिया और वो पीडीए की भाषा एक चोरी दी है, चोरी कहेंगे, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस पीडीए की फुल फॉर्म भीड़ देखकर बदल जाती है। पिछड़ा का भी जब उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बना तो पिछड़े को उन्होंने पांडे जी कर दिया, और दलित को भी ऐसे ही करते हैं, एक को कभी आधी आबादी कहते हैं, कभी अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी अगड़ा कहते हैं। इस बीच में मायावती जी अगर मजबूती से चुनाव लड़ेंगी तो ये पीडीए की धराशायी मायावती जी ही कर सकती हैं। भाजपा को समस्या आएगी लेकिन इतनी नहीं आएगी। आपके इस बात से सहमति इसलिए जतानी पड़ेगी क्योंकि मायावती को बहुत हल्के में लेना जो है सभी दल के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। हालांकि कितना फायदा किसको होगा मायावती के इस रण में आने से और किसको इससे नुकसान पहुंचता है, ये तस्वीर कहीं ना कहीं कुछ और समय के बाद जब तमाम वो नाम सामने आएंगे, 10 सीटों पर ऐलान किया है तो कौन कौन वो प्रत्याशी होंगे उससे भी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। और ग्राउंड
पर किस तरह की स्थिति चल रही है, ज्यादा जानकारी लेंगे। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर हैं, मायावती ने तमाम बड़े ऐलान किए, उसमें कुछ नामों को लेकर भी भीतर खाते चर्चा चल रही है, जरा अभी की मौजूदा स्थिति समझाएं। प्रोएक्टिव है, जिससे कहते हैं कि एक एक्टिवनेस होती है और बहुत कम देखने मिलता है कि कभी उपचुनाव को लेके इतना प्रोएक्टिव रही नहीं है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी। और लगातार अगर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते का अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, चाहे मीडिया को बाइट देनी हो, तो लगातार वो कहीं ना कहीं मीडिया में बनी हुई है, इस सुर्खियों में बनी रहती है। और यही कारण है कि आने वाले उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से वो एग्रेसिवनेस दिखा रही है, उसको कहीं ना कहीं उनके अंदर जो मंथन चल रहा है, जो बसपा के अंदर मंथन चल रहा है, वो निश्चित तौर पर यह है कि उनको अपनी पकड़ वापस मजबूत हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, चाहे मीडिया को बाइट देनी हो, तो लगातार वो कहीं ना कहीं मीडिया में बनी हुई है, इस सुर्खियों में बनी रहती है। और यही कारण है कि आने वाले उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से वो एग्रेसिवनेस दिखा रही है, उसको कहीं ना कहीं उनके अंदर जो मंथन चल रहा है, जो बसपा के अंदर मंथन चल रहा है, वो निश्चित तौर से ये है कि उनको अपनी पकड़ वापस मजबूत करनी है। और जिस तरह से हमें पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताए थे कि उनका जो वोट शेयरिंग है वो बहुत कम आंका नहीं जा सकता। तो शायद जो वोट का समीकरण है उसको अगर समझे, उत्तर प्रदेश में होने वाले, मनीष, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर अगर वोट के समीकरण को हम समझे तो उस पर कैसे सेंध लगाने का काम मायावती कर सकती है, वो भी जरा समझाएगा। और किस दल के लिए ये सबसे ज्यादा मतलब खतरे की घंटी मानी जा सकती है? बात जब उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ की सीट का, आजमगढ़ की सीट पे निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ को चुनाव लाया था भारतीय जनता पार्टी ने। धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव ने तब वो छोड़ी थी, आपको याद होगा, धर्मेंद्र यादव के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी अखिलेश यादव ने, और वहां से धर्मेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा था उपचुनाव लोकसभा, और वहां से धर्मेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा था, उपचुनाव लोकसभा की बात करूं मैं, चुनाव लड़ा था। और वहीं पे गुड्डू जमाली तब बहुजन समाज पार्टी में थे, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा था और किसको डेंट हुआ था सबको पता है। 2.5 लाख के ऊपर वोट पाए थे गुड्डू जमाली ने, उसमें न केवल अल्पसंख्यकों का बल्कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर होता है वो वोटर कहीं नहीं जाता है। जिस तरह से पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं अर्चना, जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है वो कहीं नहीं जा सकता। बीजेपी के कोर वोटर हो सकते हैं, वो इधर से उधर हो सकते हैं, नहीं निकलते हैं, नहीं वोट करने जाएंगे, पर वो हो सकता है, पर बहुजन समाज पार्टी का वोटर कहीं नहीं जाता है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहता है, कहीं हाथी के साथ ही चलता नजर आता है। इसलिए अगर कहीं आप देखेंगे अगर किसी को नुकसान होगा इसके चुनाव लड़ने से, मनीष आप बने रहिएगा, मैं वापस आऊंगी और इसी पर मैं काउंटर क्वेश्चन लेना चाहूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बैठे हुए हैं, उनसे एक बार मैं फिर समझना चाहूंगी। शिव सिंह जी, देखिए ये तस्वीर साफ है और हमारी टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर अंदर खाते इन तमाम जो वोट बैंक है इसके समीकरण को समझती है और उस पूरे रिपोर्ट को लोगों का क्या इस पर कहना है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जायजा लिया जाता है कि तस्वीर क्या है। हाथी मेरा साथी ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मायावती का वोट बैंक है वो कभी इधर से उधर नहीं हुआ ये माना जाता है, लेकिन जो लोकसभा में तस्वीर रही उसमें ये जाना जा सकता है कि मायावती का या फिर यूं कहीं बसपा का जो प्रदर्शन रहा वो 0 सन्नाटा रहा। अब उपचुनाव में एंट्री मारी है तो इससे क्या माने कि एक बार फिर से या तो किसी न किसी को डेंट देने की तैयारी या फिर खुद से अगर एक भी सीट हाथ लग जाती है तो अपने वर्चस्व को एक बार फिर से कायम करने की तैयारी, ये आप नहीं समझते हैं कि आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा? बार बार देखिए, जब ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जो भी चर्चा करता है बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो वो सिर्फ एक वर्ग की बात करता है कि एक वर्ग का वोट जो है उनके साथ वो कहीं हिलता नहीं, कहीं तो वो एक वर्ग का वोट मायने नहीं रखता है क्या बीजेपी के लिए? सुनिए अर्चना जी, सुनिए, नहीं मैं आप ही की सुनूंगी, लेकिन जो आप बात कहेंगे उसको मैं साथ साथ चर्चा में आगे बढ़ाती हूँ ना, ताकि मुझे भी तो तस्वीर साफ हो कि आखिर जो बीजेपी है वो किस मंशा के साथ मेरा भी रहेगा बीजेपी से जी। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि अर्चना बीजेपी से क्वेश्चन मेरा भी रहेगा। कहीं भी चुनाव जी मनीष, तो ऐड ऑन होता है, जब ऐड होगा कभी ना कहीं से सीटें निकलेंगी, कभी चुनाव जीतता है। लेकिन आप देखिए निरंतर कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी का जो भी परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो 0 सन्नाटा होता है, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए सिर्फ ये कहा जाता है कि ये वर्ग का वोट। आप लोकसभा का चुनाव देखें कि वो जो वोट जिसकी वो बात करते हैं वो वोट तो उनके साथ नहीं था,
वो वोट भी शिव सिंह जी देखिए, हर चुनाव की ना अपनी एक अलग भूमिका होती है। लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के जो चुनाव है उसकी थोड़ी भूमिका अलग रहती है, विधानसभा के चुनाव की अलग रहती है। अब जो उपचुनाव हो रहे हैं उसकी तस्वीर थोड़ी सी और अलग रहेगी। उनको हम एक साथ अगर कंपेयर करें वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कहना, क्योंकि लोकसभा के मुद्दे कुछ और रहते हैं, विधानसभा के मुद्दे कुछ और रहते हैं। ये आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े, उनका भी एक सवाल आपकी तरफ ट्रांसफर करना चाहूंगी। मनीष, पूछिए। अर्चना, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से पीडीए को लेकर और दलित वोट बैंक को लेकर इनको चिंता नहीं है, सबसे बड़ी चीज मुख्यमंत्री ने जब बैठक ली थी और बीजेपी की जब बैठक ली थी, सबसे पहले यही कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, अति आत्मविश्वास, और शायद ये अभी भी झलकता है बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके चेहरे से झलकता है, अति आत्मविश्वास है, हम 10 सीट जीतने जा रहे हैं। आपको काम करना पड़ेगा, आपको सीट पे निकलना पड़ेगा, आपको वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, ये आसान नहीं होगा 10 उपचुनाव आपके लिए। और दूसरी चीज, मायावती का वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बी एस संतोष यहाँ पे आए थे 2 दिन के प्रवास पे, तो सबसे पहले उन्होंने अलग से दलित जो मंत्री हैं, दलित जो पदाधिकारी हैं, उनको बुलाया था, उनकी मीटिंग ली थी, उनको सबसे पहले ग्राउंड में जाने को बोला था। आप हल्के में नहीं ले सकते बहुजन समाज पार्टी की दलित वोट बैंक्स को, या फिर कहें उनके जो कोर वोटर्स हैं। आपको समझना पड़ेगा ग्राउंड जीरो की रियलिटी के लिए, आपको ग्राउंड जीरो में उतरना पड़ेगा। शायद आप उतरे होते 2024 के लोकसभा चुनाव में तो ये रिजल्ट नहीं रहता। शिव सिंह जी बताइए, कैसे आप जो बसपा का वोट बैंक है या फिर मायावती की एंट्री को इतने हल्के में ले सकते हैं? यही सवाल है। नहीं, हल्के में कोई नहीं ले रहा, किसी हल्के में लेना। शुरुआत में जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपने सिर्फ कहा कि ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन, जिस तरह से आप बार बार उसको कोट कर रहे हैं, इसको कोट करना जरूरी है शिव सिंह जी, क्योंकि आज की जो चर्चा वो इसी बात को लेकर है। सुन लीजिए ना, आप अपनी बात से पलट गए शिव सिंह जी, आप अपनी बात से पलट गए। शुरुआत में हमने इसी बात का जिक्र किया कि उपचुनाव में बसपा की एंट्री होना मायावती के नेतृत्व में, ये कौन कौन से ऐसे दल हैं जिनको डंड पहुंचाने का काम कर सकता है? अगर हाथी मैदान में उतरा है तो किस किस को रौंद कर आगे निकलेगा? यही तो सवाल है ना। शुरुआत में आपने साफ कहा कि हमारे लिए उतना चुनौतीपूर्ण नहीं है, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि हल्के में नहीं ले रहे। अब आप ही दो स्टेटमेंट दीजिएगा तो कैसे चलेगा? किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हल्के में नहीं लेती है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अपनी तरफ से बहुत अच्छा होता है, हम अपनी बात नीचे तक पहुंचाते हैं। तो आप ये मानते हैं ना, आप ये मानते हैं कि अगर बसपा इस बार उपचुनाव लड़ रही है तो उससे आपकी चुनौतियां बड़ी है और वो आपके लिए खतरे की घंटी है? नहीं करते शिव सिंह जी, शिव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की बात करती है। शिव सिंह जी, आप ये मानते हैं ना फिर जी, शिव सिंह जी इतना तो जवाब दे दीजिए, आप ये मानते हैं ना फिर कि अगर बसपा उपचुनाव लड़ रही है तो आपके लिए खतरे की घंटी है और कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां और बढ़ गई हैं? अब मैं फिर कह रहा हूँ, बसपा का जो मूल वोटर है बसपा के साथ नहीं है। बसपा का जो मूल वोटर जिसके लिए वो बात करती, जिसके लिए लड़ाई लड़ती थी, वो उनसे खिसक गई। समाज बसपा की जो मुखिया है वह जनता के बीच में कहीं है नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं है नहीं। इतना बड़ा उन्होंने गैप कर दिया, उस गैप को वो कैसे भरेंगे उसकी चिंता भी वो कर लें। आप देखिए उसकी चिंता तो वो कर ही लेंगे, लेकिन अब चिंता करने की आपको भी जरूरत है क्योंकि चुनौतियां आपके लिए भी बढ़ गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास पैनल का जुड़ने के लिए और चर्चा इसी बात को लेकर, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अब बसपा की एंट्री कौन कौन से दल के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है और कितना ज्यादा मुश्किल अब ये उपचुनाव रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।